नितिन गडकरी जी को आप हाईवे मैन कह सकते हैं, आप उन्हें रोड मैन कह सकते हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाला व्यक्ति कह सकते हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट के सबसे अहम सदस्य इस वक्त न्यूज़ नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गडकरी जी आपका। नमस्कार। आपके मंत्रालय का काम न सिर्फ चर्चित है बल्कि बहुत दिखता भी है, शायद इसलिए कि आपका काम जो होता है वो तुरंत सामने भी आ जाता है। 6 से 9 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ते बढ़ते आप लगभग 20 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुके हैं। 23 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंच चुके हैं, लेकिन टारगेट और लक्ष्य आपका 40 किलोमीटर प्रतिदिन है। कब हासिल कर पाएंगे उसे? अगले मार्च एंड तक 40 किलोमीटर का टारगेट हासिल करने का हम जरूर प्रयास करेंगे और मेरा विश्वास है कि ये टारगेट जरूर पूरा होगा, क्योंकि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं जी, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और हर साल 22% ग्रोथ ऑटोमोबाइल में है। अगर हम रोड बड़े करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अच्छे बनाएंगे तो लोगों की जान बचेगी। हमारे देश में 52 लाख किलोमीटर रोड की लेंथ है, उसमें से नेशनल हाईवे 2% ने केवल 96,000 किलोमीटर है। और देश में इतने बड़े एक्सीडेंट होते हैं। अभी हमने निर्णय किया है कि 96,000 किलोमीटर को 2 लाख किलोमीटर करेंगे तो देश का 80% ट्रैफिक 4% रोड पर आएगा। गडकरी साहब, जो एक्सीडेंट की बात आपने की ये आपके बहुत नज़दीक है। 1.5 लाख लोग, शायद बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर सिर्फ सड़क हादसे में मारे जाते हैं। आपने खुद भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट एक बार झेला था। क्या ये वजह है कि आज आप सड़क सुरक्षा को लेकर इतने सजग और सचेत रहते हैं? देखिए, मैंने खुद अपने डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने का काम किया है। हमारी सरकार बनने के बाद और मैं मंत्री बनने के बाद एक्सीडेंट में कमी होने के बजाय 4% बढ़ोतरी हुई है जी। ये बहुत ही दुखद विषय है। हम सब फ्रंट पर अच्छा काम कर रहे हैं। इस फ्रंट पर होने पर हम कोशिश कर रहे हैं। पहला काम है कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है। अभी हमने ये तय किया, हमने 786 ब्लैक स्पॉट्स नेशनल हाईवे पे आइडेंटिफाई किए। 11,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा काम हमने किया कि ट्रैफिक सिग्नल्स, मार्किंग सिस्टम और क्रैश बैरियर सब जगह लगाने की बात की और डीपीआर में सुधार करने के आदेश दिए हैं। चौथी बात, जहाँ जहाँ हम लोग फ्लाईओवर चाहिए, अंडरपास चाहिए, वो बनाकर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988 का था, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर ऑटोमोबाइल तक, और इन सब बातों में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। और ये मोटर व्हीकल एक्ट भी हम स्वीकार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मोटर व्हीकल एक्ट अभी राज्यसभा में केवल पास होना बाकी है, होगा तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो उसे लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को, कार रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने की बात आप कर रहे हैं और इसे लेकर अलग अलग लोगों के बड़े मन में संशय है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। इस तरह के विरोध के स्वर जब आपको सुनाई देते हैं, खास करके जब सड़क व्यवस्था को लेकर लोग जब सवाल खड़े करते हैं, आपको लगता है कि ये अनैतिक है, इसका कोई आधार नहीं है? देखिए, ये तो बात सच है कि आज की समस्या गंभीर बनी हुई है और इसलिए पिछले 15-20 साल में NHAI को बढ़ाने का एक रिजर्वेशन सरकार में रहता था। अब स्थिति है कि कोई भी MP मेरे पास आता है, मांग करता है किसी भी पार्टी का, तो मैं समझता हूँ ये जेन्युइन और लेजिटिमेट है। ट्रैफिक डेंसिटी टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ और तुरंत मैं NH जाहिर करता हूँ, क्योंकि ये आवश्यकता है। ये हमने अभी तक नहीं किया। दूसरी बात, 10,000 PCOs का ट्रैफिक है तो हम लोग 4 लेन रोड बना रहे हैं। 20,000 PCOs है तो 6 लेन बना रहे हैं। हम 13 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और 50% पोल्यूशन कम करने वाला ईस्टर्ली बाईपास 15 अगस्त को हम इनॉग्रेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। उसके साथ दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे 44,000 करोड़ रुपये खर्चा करके वो बना रहे हैं। विजयवाड़ा को हमने फिर से वो भी हाईवे हमने बनाया, तो वो भी रिंग रोड बना रहे हैं। तो साधारणतः हमारा प्रयास ये है कि हम देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाकर ट्रैफिक को डाइवर्सिफाई कैसे करें। दिल्ली कटरा, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मुझे लगता है इन सब नए हाईवेज़ के कारण काफ़ी बड़ा सुधार हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर हम सिर्फ एक्सीडेंट्स की बात करें गडकरी साहब, क्या आपको लगता है कि आज हमारे देश में एक तो व्यवस्था की कमी है और दूसरा लोगों में जागृति की कमी है? क्योंकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसे ज़्यादातर आप किसके लिए जिम्मेदारी ठहराएंगे? देखिए, कहीं रोड इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम है, कहीं ड्राइविंग लाइसेंस अभी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। हमारे देश में 30% लाइसेंस बोगस है। कोई RTO में जाके गाड़ी चलाकर टेस्ट दे के नहीं लेता और इसके कारण बहुत से 4-4 लाइसेंस लेते हैं। जयपुर में लेते हैं, दिल्ली में लेते हैं, चंडीगढ़ में लेते हैं, एक पुलिस को देते हैं, 2 चलाते हैं। तो अभी हम लोग ई रजिस्टर बना रहे हैं।
हम लोग गाड़ी के कागज़ों का भी रजिस्ट्रेशन का भी ई रजिस्टर बना रहे हैं। अब चोरी को छोटे काम करने कोई मौका नहीं है। अब कंप्यूटर परीक्षा लेगा और पास या फेल डिक्लेयर करेगा ड्राइविंग टेस्ट पर, और वो रिपोर्ट भेजा जाएगा आरटीओ में। 3 दिन के अंदर आरटीओ लाइसेंस देगा। तो ये काफ़ी अच्छे ई गवर्नेंस के साथ सुधार ला रहे हैं। और इन सुधारों में हम लोग एक तरफ रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में नया एक्ट लाकर सुधार कर रहे हैं, और चौथी बात पब्लिक एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाना, रूल्स ऑफ रोड का महत्व बनाना, ये भी कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर का रिफॉर्म ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के कारण होगा। और उससे हमारा एक्ट अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, सिंगापुर के बराबर का बनेगा। और निश्चित रूप से हर चौक पर कैमरे लगेंगे। अब कोई भी वायलेशन करेगा तो फोटो आएगा, उसको तुरंत फाइन भरना पड़ेगा। इन सब सुधारों के कारण हमारा सेक्टर सुधरेगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे और लोगों की जान बचेगी। गडकरी साहब, आपकी सरकार पिछले 3 साल से लगातार लोगों के भलाई के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि गाहे बगाहे इस तरह के वाक़या सामने आ जाते हैं, चाहे उसे गौरक्षा दल के तौर पर कहें या हिंदू मुसलमान के लड़ाई या उस तरह की चीज़ों को लेकर कहें। ऐसा लगता है जैसे कि आपके सरकार पर ग्रहण लग जाता है तुरंत। नहीं, हमारा ग्रहण लगने का कारण ही नहीं है। ये जिस प्रकार से कानून हाथ में लेकर जो बर्ताव करने वाले लोग हैं, इनका हमारा कोई संबंध नहीं है। बीजेपी का संबंध नहीं है, हमारी सरकार का संबंध नहीं है, आरएसएस का संबंध नहीं है। कौन लोग हैं ये आपने ढूंढना चाहिए। और उनको हमारा नाम कोई भगवा कपड़े पहनकर आपको प्रतिक्रिया देता है और उसको हमारे नाम पर चिपका कर आप दिखा देते हो, ये बराबर नहीं है। एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो लेफ्टिस्ट विचारों की है और जिनको ये सहन नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, जानबूझकर ऐसी घटनाओं को पेंटेड करके हमारे नाम के चिपकाने का काम कर रही है। इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, एक बात। दूसरी बात, क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब नहीं होती थी घटनाएं? कांग्रेस पार्टी की समय होती तब नहीं होती थी? और इन सब बातों को हम इसके समर्थक नहीं है, हम विरोध में हैं। हम कानून व्यवस्था की धज्जियाँ ऐसे उड़ने नहीं देंगे, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। और ये घटनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने खुद कहा, हम सबने क्लियर किया है। गडकरी साहब, लेकिन सवाल ये उठता है जब कानून व्यवस्था की बात होती है, आप राजस्थान की बात करें, वहाँ पर मॉब जो है वो एक व्यक्ति को जान से मार डालती है। सहारनपुर में, अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वहाँ पर सरकार है, वहाँ पर स्थिति वैसे ही गंभीर है। आपने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अभी देखी होगी, काफ़ी खबरें आ रही हैं जो कि लगभग समाजवादी पार्टी के समय के दौर की बात आज फिर याद दिलाती हैं। ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं जो सवाल खड़े करती हैं कि आप सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो फिर वही होता है जो पहले होता रहा है। देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि उत्तर प्रदेश में अभी सरकार आई है, पिछले अनेक सालों से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी है। आप सरकार को 6 महीने का तो टाइम दीजिए। आखिर आज कोई भी सरकार में एक दिन तो नहीं, वही सिस्टम है। और जिस प्रकार से योगी जी काम कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 महीने में एकदम टाइट हो जाएगा और कानून व्यवस्था सुधरेगी। और सुधरने की शुरुआत भी हुई है, उनने काफ़ी निर्णय किए हैं। पर जो काम 10 साल से पुरानी बीमारी है वो 1.5 महीने में, 2 महीने में हम दूर करेंगे, ये तो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, हमारे बाकी राज्यों में भी कानून व्यवस्था अच्छी है और हम लोगों की इसके लिए प्रायोरिटी भी है। प्रश्न ये है कि हमारे देश में ये घटनाएं आज नहीं हो रही है, घटनाएं इसके पहले से भी हो रही है, कांग्रेस के राज में हुई है। और ये एक सामाजिक बुराई है और इसके हम समर्थक नहीं हैं, हम इसके विरोधक हैं। और ऐसा काम कर रहे लोगों पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। एक और बड़ा सवाल जो कि बार बार आपकी सरकार की तरफ उठाया जाता है और कहा जाता है कि आप नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को एक ऐसे स्तर पर ले जा रहे हैं जिसकी वजह से आज या तो कोई सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे कई मामले पहले सामने आए, या फिर जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला आज बना हुआ है, जहां मेजर गोगोई को लेकर इस तरह का विवाद खड़ा हो जाता है और आप तय करने लगते हैं कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन नहीं है। ये राष्ट्रवादी वाला मामला तो आपके सवाल का भी दुख है। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेजर गोगोई वहाँ अपने पुलिस मिलिट्री के लोगों को लेकर गए, वहाँ हमारे सरकारी अधिकारियों को लोगों ने घेरा हुआ था, उनकी जान बचाने का काम उन्होंने किया। लोग जो थे पत्थर लेकर उनको मारने के ऊपर थे, कुछ में कुछ आतंकवादी थे, गोलियां भी मार सकते थे। मेजर गोगोई ने उन निरपराध सरकारी अधिकारियों की जान बचाई और एक ड्रॉप ऑफ ब्लड खर्चा नहीं हुआ। उन्होंने एक वहाँ के पत्थरबाज को बांध के गाड़ी पे लेकर सबको छुड़ा दिया और बाद में उसको भी छोड़ दिया, उसके साथ कोई जाति नहीं की जी। मुझे बताइए, ऐसी घटना में अगर वो निरपराध अधिकारी मरते तो क्या करते ह्यूमन राइट्स वाले? और निरपराध लोगों को बचाने के लिए पुलिस वाले गोले मारते तो क्या कहते?
ये पूरी घटना को टालकर जिसने लोगों की जान बचा और एक ड्रॉप ऑफ ब्लड कभी नीचे नहीं आया, उस व्यक्ति के बारे में ऐसे संशय व्यक्त करते हो और इसके बारे में बातें करते हो और मीडिया में चलाते हो, ये दुखद है। क्या चाहते हो देश में, क्या किसकी चर्चा चाहते हो, किसकी प्रतिक्रिया चाहते हो? यानी मेरे समझ में नहीं आता कि इस देश में इस प्रकार के लोग कैसे सोच सकते हैं। और इसलिए मेजर गोगोई ने अच्छा काम किया है, उसने लोगों की जान बचाई है और जान बचाने के साथ जो सामने लोग खड़े थे वो भी भारत के हैं, उनका भी एक ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरा न करते हुए उन्हें सिचुएशन को प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय देके काम किया है। और ऐसी घटनाओं को भी कंट्रोवर्सी करना, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों को, बताइए मेजर गोगोई क्या करता? अगर चुप बैठता तो सरकारी कर्मचारी मारे जाते हैं, और अगर उनके संरक्षण में गोली चलाता तो आंदोलनकारी मारे जाते। तो मुझे ह्यूमन राइट कमीशन के विद्वान लोग ये बताएं कि वो क्या करता। लोग आपके ऊपर क्यों निंदा करते हैं? आपने कहा कि उन्हें बड़े से बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए, आपका एक हालिया बयान। मुझे बताया, निरपराध लोगों की जान बचाने वाले आदमी को सजा देनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर डालना चाहिए। तो लोगों को क्यों दिक्कत होती है? कोई लोगों को नहीं है, वो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जिनकी सोच ही ऐसी है और जो ऐसी बातें करते हैं। आप लोग मीडिया में ऐसे लोगों को महत्व क्यों देते हो? इनकी छापते क्यों, चर्चाएं क्यों कराते हो? आप तो हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना को खिलवाड़ करते हो और आप सवाल पूछते हो मुझे दुख है इस बात का। इस देश के लिए मरने वाले सैनिकों के प्रति नाज रखेंगे, उनका समर्थन करेंगे कि उन सैनिकों को डिमोरलाइज करने वाली बात मीडिया और देश के लोग करेंगे? ये देश कहाँ से कहाँ जाएगा? वो गोगोई कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, हमारे देश के लिए, देश जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली को लेकर काम करने वाला हमारा जवान है, और उसके प्रति ऐसी भावना होंगी तो देश की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी बार बार पिछले तकरीबन 6 महीने से ये बयान जारी कर रही है और कह रही है कि आप नेशनलिज्म को एक इमोशन के तौर पर जनता के सामने परोस कर अपनी तथाकथित तौर पर खामियों को छिपाने की पार्टी का दिवाला पीट चुका है। ये वही पार्टी है कि बटाला कांड में शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुआ, उसके घर कोई नहीं गए, ये आतंकवादियों के घर जा जाकर उनको सांत्वना दे रहे थे। क्या इस देश में आतंकवादियों का उदात्तीकरण होना चाहिए? क्या इस देश में आतंकवादियों का समर्थन होना चाहिए? क्या देश में आतंकवादियों का तुष्टीकरण होना चाहिए? क्या इस देश में निरपराध लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादियों के लिए रेड कार्पेट डालना चाहिए? कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहिए देश में? और राष्ट्रवाद तो देश का आत्मा है, और देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति अभिमान रखना, ये अगर गलत है तो कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो हजारों स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अपना समर्थन किया, किस बात के लिए किया? क्या वो समर्पण राष्ट्रवाद की प्रेरणा से नहीं था, देश को स्वाधीनता देने के लिए नहीं था? तो क्या गांधी गलत थे? कहाँ कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस का वैचारिक दिवालापन निकल चुका है, और इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहती है, मरता क्या नहीं करता, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं खास करके दिग्विजय सिंह जी के बयान जो हाल फिलहाल काफ़ी आते रहे हैं, और आपका जो गोवा प्रकरण था जिसे लेकर दिग्विजय सिंह आपसे बड़े दुखी थे कि आपने दरअसल उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। देखो, राजनीति है, हमारे पास 13 सदस्य थे, 2 इंडिपेंडेंट 15 हुए, 3 एमजीपी के मिल गए 18 हो गए, 21 को मेजोरिटी थी, तीसरे पार्टी को हमने कन्विंस किया, साथ में लाया, मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाया, और हमने सबको साथ लेकर एक कार्यक्रम बनाकर हमने राज्यपाल को अपनी मेजोरिटी स्थापित करना पत्र दिया। अगर ये देना था तो बेचारे दिग्विजय सिंह भी देते थे, क्यों नहीं दिया? उनका प्रॉब्लम ये था कि उनकी कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वो तय नहीं कर पा रहे थे। मैंने सुना कि वो दिल्ली फ़ोन करे तो हाईकमांड फ़ोन नहीं उठा रही थी, उनको आदेश नहीं मिल रहा था, इसलिए वो आराम करते रहे। हमने तुरंत काम किया, हमने पत्र दिया, हमने राजनीतिक चतुराई बताई, उन्होंने नहीं बताई, तो ये उनका दोष है, उसके लिए हम थोड़ी दोषी है। नितिन जी, क्या आज आपको लगता है कि कांग्रेस में स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि वो राजनीति के जोड़ तोड़ या राजनीति की बिसात पर अपनी चाल और मात को समझ ही नहीं पाते हैं? क्या इस तरह से वो? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा। मेरा काम है मेरी पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी, मेरा काम है हमारी पार्टी कैसी सरकार बनाएगी, हमारा काम है हमारे पार्टी अच्छा काम कैसे करेगी। 2 रेशा, एक हमारी और एक दूसरे की है। बड़े करने के 2 मार्ग हैं, एक तो दूसरे की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। हम अपनी बड़ी करना चाहते हैं। हमारे काम पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने का हमारा सपना, हम रात दिन काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र में उनको अधिकार है, वो विरोध का काम जरूर करें। तमिलनाडु में आप अपने पैर पसारना चाहते हैं, केरल में पसारना चाहते हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराना चाहती है, और कहा जाता है कि इसमें आप बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
देखो, पैर अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो क्या हम भजन करने के लिए आए क्या राजनीति में? अरे हम लोग पैर मजबूत करने के लिए आए, पार्टी को बढ़ाने के लिए आए, पार्टी को समर्थन बढ़ाने के लिए आए, पार्टी का सरकार हमको सब राज्यों में बनाना है, ये तो खुला एजेंडा है। तो इसीलिए रजनीकांत को भी आप अपने पाले लाना चाहते हैं? आपके बड़े अच्छे दोस्त। ऐसा कुछ नहीं है, रजनीकांत जी अपना निर्णय खुद करें, उनको जो करना है वो करें। वो एक भले आदमी है, इज ए गुड ह्यूमन बीइंग। अगर हमारे पार्टी आते हैं तो उनका स्वागत है, मैंने कहा बहुत अच्छा है। आपके अच्छे दोस्त हैं, आप उन्हें समझाते नहीं है? दोस्ती कुछ भी है, पर निर्णय करने का अधिकार उनका है, वो जो भी करें। राष्ट्रपति के चुनाव सर पर हैं, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से उम्मीदवार की बात सामने नहीं आई है। क्या भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है? अरे भाई, अभी तो कोई चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुआ। पार्टी में चर्चा होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार करके निर्णय करेगा। एक बहुत बड़ा तबका है विपक्षी दलों का जो ये उम्मीद लगाए बैठा और बार बार इस बात की चर्चा बढ़ा रहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दूसरा कार्यकाल दे दिया जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका तजर्बा बड़ा लंबा रहा है, अगर ऐसी बात सामने आती है तो क्या आप लोग समर्थन करना उचित समझेंगे? इसके बारे में कोई भी फैसला पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। जैसे आपने ई रिक्शा की बात की थी, उस वक्त कोई बात करने को तैयार नहीं था। आप नए कॉन्सेप्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, हर समय परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन दिक्कतें होती रहती हैं। आपको लगता है कि आपकी विचारधारा और आपकी सोच, मुझे बताइए, इस देश में 1 करोड़ लोग जी साइकिल रिक्शा से आदमी को खींचने का काम करता है। 1-1, 2-2 क्विंटल का बोरा रखकर चलाता है, मैंने उसे खून पसीना निकलता है, खून निकलता है। क्या ये मानवीय नहीं है? ये ह्यूमन राइट कमीशन वालों को ये ध्यान में नहीं आता कि इसका शोषण हो रहा है। हमारी सरकार ने पहले निर्णय किया कि मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा बनेगा, ई कार्ड बनेगा, और इन करोड़ों लोगों को एक स्वाधीनता देने का काम हमने किया। अब मैं ई ऑटो रिक्शा ला रहा हूँ, ई बस, इलेक्ट्रिक बस ला रहा हूँ। नागपुर में इलेक्ट्रिक टैक्सी, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का शुभारंभ हो रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है और देश बदलना चाहिए। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस है। ये देश की तस्वीर बदलेगा। एक आखिरी सवाल, एक ज़माना था जब आपके ऊपर कई सारे मामले दर्ज किए जा रहे थे, खास करके आपकी पूर्ति एंटरप्राइजेस को लेकर। आज वो मामले कहाँ हैं? शायद उसकी चर्चा भी नहीं। उसका मालूम है आपको, यूपीए सरकार के कार्यकाल में मुझे पत्र दिया गया राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में कि मेरे ऊपर कोई मामले नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं किसी केस से और मेरा कोई लेना देना नहीं किसी। लेकिन उस वक्त जब इस तरह के मामले उठे थे, वो झूठे मामले थे, पॉलिटिकली विंडेक्टिव थे, और केवल अध्यक्ष में फॉर्म भरने के पहले 1 दिन पहले वो सब किए गए। वो ना कंपनी मेरी थी, ना मेरा कोई संबंध था। उनको मेरे नाम से चिपका कर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। जब चर्चाएं बढ़ी तो मैंने कहा मेरे कारण बदनामी होती पड़ेगी, मैंने रिजाइन कर दिया। आपको तकलीफ होती है कि जिस तरह की राजनीति आज हमारे देश में हो रही है या पिछले 10, 15, 20 साल में हुई है? एक गाना था जी, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देता भगवान। जो लोग ऐसे विंडक्टिव करते हैं उनको इसके फल मिलते हैं। एक आखिरी सवाल, नितिन गडकरी जी, आज आप देश का भविष्य क्या देख रहे हैं, खास करके 2019 को लेकर? आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान में एक समय इतने सैटेलाइट हमने छोड़े हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में देश की प्रतिष्ठा, आन बान, सम्मान, शान बढ़ी है। लगातार हमारा देश प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। हम वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जब हमारी सरकार आई तब हमारा 13 लाख करोड़ का रेवेन्यू था। अब जीएसटी और नोटबंदी के कारण अभी जब मार्च एंड हुआ, 3 साल पूरे हुए तो 20 लाख करोड़ बना। 2 साल में जीएसटी और नोटबंदी के कारण रेवेन्यू 28 लाख से 30 लाख करोड़ होगा, दुगना होगा। सब बजट डबल होगा, देश का विकास होगा, रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी और देश, हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया की एक महाशक्ति बनेगा। ये हमारा विश्वास है। हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और यही मोदी जी का सपना है, ये निश्चित रूप से पूरा होगा, यही मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। थैंक यू।